नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे व आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद आपसे और है कि आप लगातार इस सेशन को देख रहे होंगे व जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो जो भी मुद्दे हैं उनका हम समाधान करेंगे व एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा जो पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसका ये हमारा पहला अध्याय है। इससे पहले हमने राजनीति सिद्धांत के बुक का पूरा चैप्टर 10 तक कंप्लीट किया है ना। उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब में। जिन्होंने भी देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है आप उसको वहाँ जैसे जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक जो है मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को उसके उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज जो हमारा नया चैप्टर चालू होने जा रहा है वो भारतीय संविधान के बारे में है। ये दूसरी पुस्तक है जो पॉलिटी की, उसको हम देखेंगे। तो जिसका अध्याय 1 क्या है यानी चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे, इसको हम देखेंगे। तो इस बुक के माध्यम से हम क्या पढ़ पाएंगे कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में सत्ता का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया है। तो इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज हम आपके अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आपके लिए पूरी पुस्तक का सिर्फ निचोड़ लेके आया हूँ। पूरी पुस्तक आपको यहाँ मैं समझाने का प्रयास नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपके लिए वीडियो मैं उपलब्ध कराऊंगा। उसमें क्या रहेगा कि आपको जो पूरे चैप्टर में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण शब्द है और महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं उसी को मैं इसमें सम्मिलित कर रहा हूँ। पूरी पुस्तक इसमें नहीं है, तो इसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या बताया गया। तो पहला जो है संविधान क्या है, मतलब संविधान क्या है इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो संविधान किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। कहने का मतलब ऐसा है कि संविधान क्या होता है कि संविधान के द्वारा ही आप किसी भी देश में शासन कर सकते हैं, है ना। शासन करने में जो इसमें जनता, जिसमें आप शासन कर रहे हैं जनता के ऊपर, तो वो विभिन्न नियमों प्रक्रियाओं द्वारा जो शासित होता है उसे ही संविधान कहा जाता है। संविधान किसी राज्य सरकार के तीन प्रमुख अंगों, विधायिका जो हो गई है ना आपकी, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान द्वारा ही इन तीनों प्रमुख अंगों को मान्यता होती है और इन तीनों अंगों की स्थापना होती है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा भी तय करता है। कहने का मतलब यह है कि संविधान में ही उनकी शक्तियों का पूरा वर्णन किया गया है और साथ ही साथ वो किन कार्यों को करने में सक्षम होंगे, किन में उनकी योग्यता नहीं है, इन सभी का वर्णन कहाँ मिल रहा है आपके संविधान में। तो इस तरह ये संविधान की व्याख्या हो गई। संविधान ही सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंध हो तथा उनका जनता के साथ क्या संबंध हो सकता है उसका विनियमन करता है। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने में काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। मतलब संविधान में हर एक चीज की व्याख्या दी गई है। संविधान के द्वारा ही शासन का जो लोकतांत्रिक शासन का जो ढांचा है वो तैयार होता है और वह सुप्रसिद्ध तरीके से यानी सुदृढ़ तरीके से उस पर शासन होता है समाज में। अब संविधान की आवश्यकता क्यों है ये हम देखेंगे। तो संविधान की आवश्यकता में क्या हो क्यों है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों के तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी होता है। संविधान में जनता के आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध होता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप किसी देश में शासन हो रहा है उसके साथ संविधान क्या करता है, जनता में आपसी विश्वास पैदा करता है और उसके मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। आत्मनिर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह संविधान तय करता है ना। संविधान सरकार के निर्माण के नियमों एवं उपनियमों की शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। तो संविधान का कहने का मतलब इतना है कि संविधान की आवश्यकता यह है क्योंकि अगर आप किसी एक समाज में, किसी एक देश को आप शासित कर रहे हैं तो उनके लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, उनको विकास के जो अवसर प्रदान करना है तथा किन नियमों को वहां मानना है, किन नियमों को नहीं मानना है और किन नियमों के साथ चलकर उस देश का विकास करना है, वो सब कहाँ रहता है, संविधान में रहता है। इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है जिससे क्या है कि जनता का शासन हो सके और जनता के शासन के द्वारा शक्तियों और सीमाओं को तय कर सके। इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था, भारतीय संविधान सभा का, जब अंग्रेजों के द्वारा हमारा देश आजाद हुआ था तो 1945 में भारतीय संविधान के निर्माण का जो नींव रखी गई थी
पहले, मतलब आज़ादी के पहले, तो जुलाई 1945 में इंग्लैंड के नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान बनाने का मार्ग खुला था। मतलब जो मूलभूत, जो आप कह सकते थे बेसिक चालू हुआ था जब 1945 में इंग्लैंड में कौन थी, नई लेबर पार्टी की सरकार आई थी। तो उनके कारण क्या हुआ था कि भारत के संविधान को बनने का मार्ग खुला था, जिसके कारण वाइस राय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की थी, है ना। तो इसका पुष्टि किसने की थी, कि जो वाइसराय थे उस टाइम के लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की थी। जो किसके माध्यम से हुआ था, जब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण की निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। मतलब उस टाइम पे जो संविधान के लिए जब ब्रिटिश ने इसको एक्सेप्ट किया, तो जो संविधान संख्या में उनके व्यक्तियों की संख्या थी, कितने व्यक्ति रहेंगे, उसकी कितनी संख्या, सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन थे। 11 प्रांतों में 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के 4 प्रांत से, जैसे दिल्ली हो गए, अजमेर हो गए, मारवाड़ हो गए, कुर्ग हो गए तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। और 93 जो प्रतिनिधि थे वो भारतीय रियासतों से आने वाले थे। मतलब उन जगहों से जहां प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का शासन था, यानी 292 जो प्रतिनिधि थे वो प्रत्यक्ष रूप से जहां ब्रिटिश के गवर्नर थे वहां से आने वाले थे। और जो 93 जो प्रतिनिधि थे वो जहां भारतीय रियासतों से लिए गए थे, जहां भारतीय राजा राज्य करते थे। इसी तरह ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात के संविधान में स्थान दिया गया, मतलब 10 लाख लोगों में से एक को स्थान दिया गया था। और प्रत्येक सीटों में 3 प्रमुख समुदायों में, मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। इस तरह संविधान सभा की नींव रखी गई थी। 3 जून 1939 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, है ना। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पाकिस्तान में सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। मतलब जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो जो पाकिस्तान साइड के जितने भी सदस्य थे इसके संविधान सभा के, वो अब भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। और इस तरह भारतीय संविधान के वास्तविक सदस्य की संख्या कितनी रह गई, 299। संविधान सरकार, समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास व तालमेल बैठाता है। मतलब संविधान के द्वारा ही किसी एक समूह को लेकर सरकार हो गई, न्यायालय हो गई और अन्य संगठन जो हो गए, इनके बीच किस हिसाब से नियमन होगा, सामंजस्य होगा, ये संविधान द्वारा तय होता है। और सैद्धांतिक रूप से अगर निर्णय का माध्यम क्या होता है, सत्यों एवं प्रतिबंध एवं आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों का पूरा करना क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है। और संविधान ही अराजकता को रोकता है। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना होता है। मतलब शासन कैसे करना है, राष्ट्र कैसा होना चाहिए, ये कहाँ किसमें तय, किसके द्वारा तय होता है, ये संविधान द्वारा तय होता है। जैसे प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहते हैं, उसी तरह ये भी होता है कि जो संविधान होता है राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना होता है। संविधान सभा का गठन जो किया गया था, कैबिनेट योजना अनुसार सभा में 389 सदस्य थे, 292 ब्रिटिश भारत के, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के और 93 भारतीय रियासत के। ब्रिटिश प्रशासन के प्रत्येक प्रांत को उनके जनसंख्या कर विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत के सीटों में मुस्लिम, सिख और सामान्य के अनुसार बांटा गया था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव उनके तरीके से परामर्श से तय किया जाना था, जिसके लिए जुलाई 1946 में संविधान में चुनाव कराए गए थे, संविधान सभा में चुनाव कराए गए थे, जिसमें मुसलमानों को 73 स्थान, कांग्रेस को 199 और निर्दलीय को 11 तथा सिखों के प्रतिनिधि को 21 प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए थे। तो इसी तरह 3 जुलाई 1947 को योजना अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि सभा सदस्य नहीं रहे और संविधान के वास्तविक सदस्य 299 रह गए। तो अब इसके कारण क्या हुआ कि संविधान सभा का जो हुआ स्वरूप है वो बदल गया। उसमें संविधान सभा के स्वरूप को जो बदल गया जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो जिसमें क्या हुआ कि संविधान सभा का गठन जो हुआ सांप्रदायिक आधार पर किया गया, क्योंकि मुसलमानों ने मुस्लिम को चुना तथा सिख ने सिख को चुना। अन्य सांप्रदायिक व सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल में सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी। मतलब कहने का ऐसा था कि जो संविधान सभा में जो गठन हुआ था उस टाइम पे संप्रदाय के आधार पर किया गया था, हर जाति का, हर धर्म का अपने हिसाब से उन्होंने चुनाव किया था। और उस टाइम पे कांग्रेस जो थी बहुमत में थी, बाकी अन्य दल जो थे उनके सदस्यों की संख्या नाम मात्र की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी निर्वाचित हुए थे। तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन में ऐसा हुआ था। अब 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर थी, है ना। जो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज।
और इसी संविधान में क्या हुआ था कि इस संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे तथा 8 अनुसूचियां थी। जो संविधान पहले बन के तैयार हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी, जो 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया था। और इसको बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष में 11 महीने और 18 दिन लगे, मतलब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन टोटल समय लगा था इस संविधान को बनने में। जो विभिन्न मुद्दों के लिए उसकी 8 कमेटियां बनाई गई थी। मतलब इसको क्या हुआ था कि 8 कमेटियों द्वारा इसको निगरानी की जा रही थी, जिसके आधार पर इसको बनाया गया था। संविधान सभा ने भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया, जिसके कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। मतलब इसे अपनाया 26 जनवरी 1949 को गया था, लेकिन जो इसे लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इस तरह ये संविधान सभा का स्वरूप था। अब संविधान के जो स्रोत थे, मतलब किन किन आधारों पर संविधान को लिया गया था, तो संविधान के स्रोत में आता है 1995 का भारत सरकार का अधिनियम, है ना। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली जो 1928 में थी, है ना। इसके साथ ही नेहरू की रिपोर्ट जिसके संग सरकार की स्थापना की जाए तथा केंद्र शक्तिशाली हो इत्यादि, इन सभी चीजों को इसमें लिया गया था। तो अब इसमें क्या गया था, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया था अपने संविधान में? सरकार का जो संसदीय स्वरूप था और क्या बोलते हैं आपका, संवैधानिक के आधार पर जो चुनाव था वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। कानून के शासन का विचार लिया गया था, विधायिका का अध्यक्ष और भूमिका, ये सब कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश संविधान से। तथा कानून निर्माण की जो विधि थी वो भी सब ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए थे, मौलिक अधिकारों की सूची ली गई थी, है ना। न्यायिक पुनरावलोकन की सत्ती जो स्वतंत्रता थी वो हमारे अमेरिका के संविधान से आई थी। आयरलैंड के संविधान से क्या आया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आए थे। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत आया था। और कनाडा के संविधान से क्या आया था कि एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप कैसा हो, सशस्त्र केंद्रीय सरकार, इसका जो विषय था वो कनाडा के संविधान से आया था। जो अवशिष्ट क्षतियों का सिद्धांत था वो कहाँ से आया था? कनाडा से आया था। और भारतीय संविधान का प्रावधान भारत की विशेष परिस्थितियां अब उसके आशाओं के अनुरूप है, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया था। तो इसी तरह हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पास किया गया था उस टाइम पे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसके हम कुछ अंश ये आपके सामने लेके आए हैं। तो यहाँ क्या है, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देश के बाहर ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अन्य बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। ये कब प्रस्तुत किया गया था? जब ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। आजादी के बाद संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगे, उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई, है ना। तो इस तरह से ये उद्देश्य प्रस्ताव की बिंद हो गई, जिसका मैंने इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया था। और ये भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और कानून और सार्वजनिक नैतिकताओं की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना और व्यवसाय संगठन करने की मौलिक अधिकार की गारंटी आती है। तो इस तरह से ये आपके सामने ये जो उन्होंने प्रस्तुत किया था वो है। तो इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होता है आप इसको कमेंट करके माध्यम से आप बताएं कि क्या अच्छा लगा, क्या मुझे और ऐड करना चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको पता चले कि जो पॉलिटी की जो नई सीरीज चालू हुई उसको अभी से वो ज्वाइन कर सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक जुड़े रहे, अपना प्यार दिए, तो इसी तरह आप बने रहिए। धन्यवाद आप सबका।